अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। मैंने एक्चुअली मैं सेवन्थ के बदले पहले 8 चैप्टर आपका पहले भी करवा रहा हूँ। बिकॉज़ क्या है कि जो 7 चैप्टर है फुटप्रिंट्स, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको मुझे हाफ हाफ करके पढ़ाना होगा, तो लेक्चर की कंटिन्यूटी मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए मैं चाह रहा था कि वो कंटिन्यूटी मिले करके मैं आपका जो है वो 8th चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जो इंशाल्लाह 1 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो ऊर्जा शक्तीचा जागर, ये वाला चैप्टर हम लोग आज पढ़ते हैं। ऊर्जा शक्ति एनर्जी है ना। ऊर्जा मतलब एनर्जी को कहते हैं, शक्ति मतलब स्ट्रेंथ को, जागर मतलब इसे जगाने वाला है, मतलब इसे क्रिएट करने वाला। तो ऊर्जा शक्तीचा जागर, और ये है कौन? डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। मतलब रघुनाथ माशेलकर को कहा गया है ऊर्जा शक्तीचा जागर। एक्चुअली ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में राइटर ने, जब वो स्टूडेंट थे, ये राइटर की ऑटोबायोग्राफी है, तो जब वो स्टूडेंट थे तब उन्होंने अपने स्टूडेंट एज को डिस्क्राइब किया है कि कैसे उनकी कंडीशन थी। बचपन से उनके फादर नहीं थे, तो उनकी मॉम ने कैसे वर्स्ट कंडीशन में भी उनको पढ़ाने की ज़िद की और उन्हें पढ़ाया, और आगे चलकर वो एक अच्छे बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल चैप्टर है। ऊर्जा शक्तिचा जागर मतलब एनर्जी को जगाने वाले जो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर है, ये हमारे एक मोटिवेशन है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसका परिचय देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको बताया, रघुनाथ माशेलकर ने खुद ये चैप्टर लिखा है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। सेकेंड पैराग्राफ परिचय का। प्रस्तुत पाठात इन दिस चॅप्टर लेखकाने, रायटरने त्यांच्या विद्यार्थी दशेतील, विद्यार्थी दशा स्कूल एज, उनके स्कूल एज टाइम की आठवणी सांगितल्या आहेत, मेमोरीज को डिस्क्राइब किया है। लहानपणीच, बचपन से ही पित्याचे छत्र हरवलेल्या, पित्याचे छत्र फादर की जो शेल्टर है, मतलब हम कह सकते हैं अपने फादर को हरपलेल्या, खो दिए हुए माशेलकरांना, माशेलकर को, रघुनाथ माशेलकर को त्यांच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति मतलब वेरी वर्स्ट कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थिति, बहुत ही बुरे हालात, जिद्दीने, जिद से शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले, एजुकेशन प्रोवाइड करने में कैसे एनकरेज किया, प्रवृत्त करणे, एनकरेज करना, याचे वर्णन या पाठात आले आहे। इसी बात को इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। तो उनकी जो मॉम थी, उन्होंने जिद से इन्हें पढ़ाया। वो चाहती थी कि ये पढ़ लिख कर कुछ बने, उसके लिए उनकी मॉम को बहुत परेशानियों को झेलना पड़ा। चलिए स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। मीनिंग्स पे ध्यान देना, एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना। कुछ डाउट लगेगा, नहीं समझेगा, तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर देख लेना। इंशाल्लाह बहुत, मैं मतलब बहुत आराम से समझाता हूँ, आई होप। ओके, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता है। ओके, शाळा आणि शिक्षक, स्कूल एंड टीचर, असा विषय निघाला जब भी ये टॉपिक निकलता है कि मला माझी मुंबईतली शाळा, मुझे मेरे बॉम्बे की स्कूल आणि शालेय जीवनातील, शालेय जीवन स्कूल लाइफ, स्कूल लाइफ की शिक्षकांची आठवण येते, शिक्षकांची आठवण, टीचर्स की याद आती है। तो राइटर यहाँ पे कहता है कि स्कूल और टीचर, जब भी ये टॉपिक निकलता है अपने दोस्तों के बीच में या घर वालों के बीच में, तो मुझे अपने मुंबई के स्कूल और वो स्कूल की लाइफ याद आती है, उन टीचर्स की याद आती है।
जैसा कि जैसा हम पढ़े, हमने स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, आज हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी जब ये टॉपिक निकलता है तो सही बात है, मुझे अपनी स्कूल और अपने टीचर्स की याद आती है। और आप भी आगे चलकर देखो, कॉलेज लाइफ आपको याद नहीं रहेगी, आप बड़े हो जाओ, आप जॉब करने लग जाओगे, आपकी एज हो जाएगी, तो भी देखना आप स्कूल की लाइफ और दोस्तों की, जो स्कूल के दोस्त हैं, और टीचर्स की याद करोगे। अब टीचर को आप कितना याद करोगे, हम लोगों को कितना याद करोगे, अब वो नहीं पता, बट हम तो बहुत अपने टीचर्स को याद करते हैं। मुझे आज भी अपने स्कूल के इंग्लिश के टीचर याद है, उनकी मेहनत मुझे याद है, हमारे लिए जो उन्होंने मेहनत की। उसी तरह से हमारे मैथ्स सर, हमारी मराठी की टीचर का बहुत हमें सपोर्ट रहा, इसलिए आज मैं मराठी को, मुझे इंटरेस्ट आया मराठी में। मुझे ऐसा लगा कि अपने मराठी जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, तो वो जिस तरह से हमें समझाते थे वैसा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, इंग्लिश के सर मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। तो अभी तो नहीं पता कि स्टूडेंट्स आप हमें कितना याद रखोगे। तो टीचर्स की एक रिस्पेक्ट बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, तो हमें वो करना चाहिए, ज़रूरी है। तो इसी तरह से राइटर भी एज अ रिस्पेक्ट अपने टीचर्स को याद करता है। गिरगावातील यूनियन हाई स्कूल, गिरगांव जो बॉम्बे में है, वहाँ की यूनियन हाई स्कूल, वहाँ पे एक स्कूल थी जिसका नाम था यूनियन हाई स्कूल। आणि माझ्या शाळकरी वयात, और मेरे स्कूल एज में, स्कूल गोइंग एज, आपुलकीनं मतलब अपनापन, क्लोजनेस, संस्कार करणारे भावे सर। सबसे पहले उसने नाम लिया भावे सर का। भावे इट्स अ सरनेम ऑफ सर। तो संस्कार मतलब मैनर्स, है ना, और अच्छे संस्कार जिसने सिखाया मुझे, अच्छे मैनर्स जिन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी में लाना सिखाए, वो थे पहले सर भावे सर। जोशी सर, सेकेंड सर का नाम लिया उसने शिर्के सर, थर्ड टीचर। तो याद रखना स्टूडेंट्स, भावे, जोशी, शिर्के, ये सब सरनेम है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे, इन सब का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा कर्जा है। ऋण मतलब कर्जा। तो राइटर कहता है कि इनका मेरे पर बहुत बड़ा कर्जा है कि इन्होंने मुझे अपने ज़िंदगी में मैनर्स, उन्होंने सिखाया कि कैसे हमें मैनर्स लाना है, मैनर्स क्या है, संस्कार क्या होते हैं, ये इन्होंने ही मुझे सिखाया। पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे, लेकिन राइटर कहता है कि ये भी कहना ज़रूरी है कि या शाळेशी मतलब विद दिस स्कूल, आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी और इन मैनर्स सिखाने वाले टीचर्स से माझा जो संपर्क आला, संपर्क मतलब कॉन्टैक्ट, मेरा जो कॉन्टैक्ट बना, तो जिच्यामुळे आला, वो जिसकी वजह से आया, ती माझी परम प्रिय आई, वो मेरी सबसे प्यारी मॉम, मेरी आई, मेरी माँ। तो राइटर कहता है कि ये तो सही बात है कि टीचर्स ने बहुत मेहनत की, बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है कि इन सब के पास, इन सब से कांटेक्ट कराने वाला कौन, मेरी मॉम थी। अगर मेरी मॉम ज़िद नहीं की होती पढ़ने की, तो मैं इनसे मिलता ही नहीं, स्कूल जाता ही नहीं मैं। आणि माझे मामा, और मेरे मामा, मेरे अंकल, इनका भी बहुत सपोर्ट रहा। यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार, इनके मेहनत को, इनके कर्ज को मैं कैसे बयान करूँ। व्यक्त करने, एक्सप्रेस करना, हाउ डू आई एक्सप्रेस, कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट, इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं, ऐसा राइटर कह रहा है। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते। मॉम हमारी पहली टीचर होती है। सही बात है, हमारा पहला जो गुरु है, हमारी जो पहली टीचर है वो हमारी मॉम है, क्योंकि हमें बचपन से हमारी मॉम हमारी केयर करती है। हम बोलना भी सीखते तो देखो, हम पहले माँ बोलते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अब्बा या डैडी बोलते हैं। देखो, अगर हमको मार भी लगता तो हम क्या बोलते हैं, मम्मी,
माँ, है ना। ऐसा कोई है जो बोलता है माँ लगता है बता रहे बाप, अब्बा, अब्बू, नहीं, हम माँ को ही याद करते हैं। माझ्या बाबतीत तर मेरे बारे में तो आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती, मॉम ये सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, टीचर नहीं थी, तर माझे सर्वस्व होती। सर्वस्व मीन्स एवरीथिंग, सब कुछ, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सब कुछ थी मेरे लिए। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स आपको? बहुत इजी है, देखो ये चैप्टर भी बहुत आसान है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आमचे मूळ गाव, हमारा जो बेस नेटिव जो प्लेस था, जो गांव था, दक्षिण गोव्यातील माशेल, दक्षिण साउथ गोवा में माशेल है। देखो कई जगह पे ऐसा होता है, कोकण साइड में लोगों का जो सरनेम है ना वो एरिया उनके जगह के नाम से होता है। तो राइटर जिस गांव में रहते थे, माशेल गांव में करके, वहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले उनके सरनेम में होता है माशेलकर, है ना। पहले ज़माने में हमारे कामकाज के हिसाब से ही सरनेम होते थे, ये सरनेम तो बाद में बने, खान, शेख, बेग, अंसारी, ये सब बाद में बने। पहले ज़माने में जो लोगों का काम होता था ना वैसे उनके सरनेम होते थे। जैसे कोई लोहार का काम कर रहा है, ब्लैक स्मिथ, तो लोहार, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पहले, आज भी हम कुछ लोगों के नाम देखते हैं ऐसे कि उनके सरनेम से होते हैं। जैसे आप देखोगे ना बोरी कम्युनिटी में, उनके सरनेम देखो उनके काम के हिसाब से होते हैं, है ना। तो पहले ज़माने में ऐसे होता था, फिर धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, लोगों ने अपने सरनेम रखना शुरू कर दिए, खान, शेख, अंसारी, बेग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और भी सरनेम्स। तो पहले ऐसे ही चलता था। तो कई जगह पे देखा जाता है कि लोगों के सरनेम उनके नेटिव प्लेस से होते थे। माशेलकर, माशेल गांव से थे। माझे बालपण तिथेच गेले, मेरा बचपना जो है वो वही गया। माझे मामा ही याच गावातले, मेरे अंकल भी इसी गाव से थे, मेरे मामा भी माशेल गाव से ही थे। तिथल्या एका मैदानावर खेळायच्या, वहाँ पे एक मैदान था, वहाँ पे खेलने का, आणि पिंपळ कट्ट्यावर बसून, पिंपळ कट्ट्यावर, पीपल का एक पेड़ था, उस पीपल के नीचे जो कट्टा होता है ना, जैसा वो चबूतरा बनाते गोल, बैठकर निवांतपणा अनुभवल्याचा, निवांतपणा, निवांतपणा मतलब पेशेंस, सुकून से बैठने का, अनुभव एक्सपीरियंस करने का। पुसटशा आठवणी, ब्लर मेमोरीज, माझ्या मनात अधूनमधून बीच बीच में वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात। वाऱ्याच्या लहरीसारख्या मतलब हवा के झोंके की तरह आते, मतलब वो उन बातों को मैं याद करता हूँ। मैदान में हम खेलते थे, थक जाते थे, पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठते थे। माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी, मेरे जब एज 6 इयर्स थी, 6व्या वर्षी 6 इयर्स, व्हेन आई वॉज 6 इयर्स ओल्ड, माझे वडील वारले, मेरे फादर की डेथ हुई। वारले मतलब डेथ होना। आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी, उदरनिर्वाह लाइवलीहुड, ज़िंदगी गुजारने के लिए आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले, और हमें नहीं चाहते हुए भी हमें अपना माशेल गाव छोड़ देना पड़ा। मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोचलो, मैं और मेरी माँ बॉम्बे में आए गाव छोड़कर। गिरगावातल्या खेतवाडीतील, गिरगाव में हम पहुँचे, खेतवाड़ी एक एरिया है, देशमुख गल्लीमध्ये, देशमुख गली में मालती निवास, मालती निवास बिल्डिंग का नाम था। पहिल्या माळ्यावर, फर्स्ट फ्लोर पर, छोट्याशा खोल्यामध्ये, एक स्मॉल रूम में आम्ही मायलेक राहत होतो। मायलेक मतलब माँ बेटे। बहुत ही छोटा कमरा था, गिरगांव में, खेतवाड़ी, देशमुख गली में मालती निवास नाम का चॉल सिस्टम बिल्डिंग थी। फर्स्ट फ्लोर पे छोटे से कमरे में हम माँ बेटे रहते थे। आर्थिक परिस्थिति पूर्णपणे खालावलेली, और फाइनेंशियल कंडीशन जो थे वो पूरी तरह वर्स थी। दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी, गरीबी से लड़ने वाली, दारिद्र्य मतलब गरीबी, संघर्ष मतलब स्ट्रगल, फाइट करने वाली, माझी अल्प शिक्षित आई,
मेरी लेस एजुकेटेड मॉम, अल्प शिक्षित मतलब लेस एज्युकेटेड, आणि शिक्षणासाठी आसुसलेला और पढ़ाई के लिए एकदम बेकरार, पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने, किसी भी तरह की फ़ीस पेड नहीं करने की वजह से शाळेत कसा जाऊं, स्कूल कैसे जाऊं, असे प्रश्न चिन्ह घेऊन वावरणारा मी, ऐसा क्वेश्चन मार्क लेकर घूमने वाला मैं, वावरनारा मतलब घूमने वाला, कंफ्यूज रहने वाला कि कैसे स्कूल जाऊँ, 1 रुपया नहीं है, पैसा नहीं है स्कूल भरने, पैसा भरने, फ़ीस भरने। 6 ईयर्स में फ़ादर की डेथ हुई, माँ जो है वो बच्चे को लेकर, अपने बेटे को लेकर गिरगांव आ गई। छोटे से कमरे में रह रहे थे, गरीबी से जूझ रहे थे, लड़ रहे थे। माँ की ज़िद थी, मैं तो अनएजुकेटेड रही बट मेरे बेटे को ज़रूर पढ़ाऊँगी, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क राइटर के दिमाग में था, कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल, फ़ीस भरने तो पैसे नहीं हैं। त्यावेळचं वातावरण असं होतं, उस वक्त ऐसा था एनवायरनमेंट हमारे घर का। ऐसा ये जो उनका एनवायरनमेंट था, राइटर ने डिस्क्राइब किया कि ऐसा एनवायरनमेंट था कि पढ़ना चाहता था बट हेल्पलेस था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हम लोग आगे। पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही, लेकिन मेरे मॉम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीर मतलब करेज, हिम्मत। ती खचली नहीं, वो हार नहीं मानी, मतलब उसने हार नहीं मानी। वेगवेगळी कष्टाची कामं ती करत होती, वेगवेगळी कष्टाची कामं, अलग अलग मेहनत के सब काम वो कर रही थी। त्यात माशेलहून मुंबईत आलेले, माशेल से मुंबई आए हुए माझे मामा ही मदतीला आले, और मेरे जो मामा हैं वो भी मेरी मदद के लिए आए। वो माशेल से मुंबई आए थे इनको मिलने, त्यांच्यामुळे और उन्हीं की वजह से मला खेतवाडीतील, खेतवाड़ी के प्राथमिक शाळेत, प्राइमरी स्कूल में प्रवेश मिलू शकला, और वहाँ के प्राइमरी स्कूल में मुझे एडमिशन मिल गया। ही शाळा महापालिकेची होती, और ये जो स्कूल थी ये महापालिका मतलब म्यूनसिपलिटी स्कूल। तो ये जो स्कूल थी ये म्यूनसिपल स्कूल थी। माझ्याप्रमाणेच मेरी तरह भी शाळेची ही परिस्थिति, स्कूल की कंडीशन भी बेतातीच होती। बेताची मतलब वर्स्ट कंडीशन, यानी राइटर कह रहा है कि स्कूल की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, पण इथले शिक्षक मात्र, लेकिन वहाँ के जो टीचर्स थे मनानं खूब श्रीमंत होते, लेकिन वहाँ के जो टीचर थे वो दिल से बहुत श्रीमंत थे, अमीर थे। मतलब वहाँ के जो टीचर थे वो पढ़ाने में बहुत अच्छे थे। पाया चप्पल ही घाला नव्हती, राइटर को पहनने के लिए पैर में चप्पल भी नहीं थी। अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू होती और ऐसी कंडीशन में मेरी स्कूल चल रही थी। तो इतनी वर्स्ट कंडीशन में वो स्कूल पढ़ रहा था, पैर में चप्पल भी नहीं थी कि वो चप्पल को पहनकर वो स्कूल तक मतलब पहुंच सके। तो इतनी वर्स्ट कंडीशन में अपनी अपनी जो स्कूलिंग है वो उसने स्टार्ट किया। तो अब ये जो कंडीशन है राइटर की, वो कंडीशन को उसने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो ऐसी वर्स्ट कंडीशन में उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किया। वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत, वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मतलब 12 इयर्स, जब उसकी एज 12 इयर्स हुई, मला अनवाणीच राहावं लागलं। अनवाणी मतलब विदाउट चप्पल, यानी बिना कुछ पैर में पहने। तो राइटर यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसी जो कंडीशन थी वो मतलब उसके 12 ईयर्स तक उसकी वैसी कंडीशन रही। तो 12 ईयर्स तक वो वैसी कंडीशन में रहा, मतलब उसको पैर में उसके पहनने के लिए चप्पल नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन उसको 12 साल तक फेस करनी पड़ी। तो स्टूडेंट्स कैसा है ना कि ये बहुत सीखने वाली चीज़ें हमारे लिए, कि आज हम लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके बावजूद हम स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे। तो हमें हर चीज़ की फैसिलिटी हमारे पेरेंट्स से मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद हमें जितना फोकस होना चाहिए अपनी पढ़ाई पे उतने हम नहीं हैं। आज आपके पेरेंट्स आपकी हर डिमांड कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। अल्लाह उन्हें और लंबी ज़िंदगी अता करे।
तो स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें मैं आपको शुरुआत से कहता हूँ कि ये सब चैप्टर सिर्फ चैप्टर नहीं होते, इनसे बहुत कुछ सीखना होता है ज़िंदगी में। तो सोचो कि राइटर 12 साल तक बिना चप्पल के घूम रहा है, हम कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। हमें तो ऐसा है कि 2 महीने में 3 महीने में हमें अपने शूज़, हमारी चप्पल हमें चेंज करनी होती है। उसके लिए हम अपने पेरेंट्स से ज़िद करते हैं। कुछ सीखो स्टूडेंट्स, लाइफ की रियलिटी है ये, बहुत कुछ आगे लाइफ में आपको सीखना है। धीरे धीरे आप हर चीज़ सीखोगे, है ना। तो पॉजिटिवली लो हर चीज़। तो अब साल के 12 साल तक, मतलब उम्र के 12 साल तक वो विदाउट स्लीपर रहा। शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, स्कूल एज्युकेशन, स्कूलिंग पूरी करने के बाद जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली, जब वो टाइम आया जब राइटर हाई स्कूल में जाने वाला था, त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट समोर आलं। अब स्कूल लाइफ ख़त्म, कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली थी, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने आई। त्यावेळची हाई स्कूलची प्रवेश फ़ी, उस वक्त हाई स्कूल की जो एडमिशन फ़ीस है 21 रुपये होती। 21 रुपये, 21 रुपीज़। अभी आपको सुनने के लिए लग रहा होगा अरे 21 रुपये कौन सी बड़ी बात है। 21 रुपये में तो आजकल हम लोग तो ऐसा 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो उस ज़माने में 21 रुपीज़ मॅटर करता था बहुत। पण आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठून येणार, लेकिन इतने सारे पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे। मतलब उस वक्त ये 21 रुपीज़ बहुत ज़्यादा थे। प्रवेश फ़ी भरणे, ॲडमिशन फ़ीस भरना शक्य नसल्यामुळे, पॉसिबल नहीं होने की वजह से आता माझे शिक्षण थांबणार, अब मेरा एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा असे वाटू लागले। अब ऐसा लगा कि ख़त्म, अब मेरी जो एजुकेशन लाइफ है ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि बस स्कूलिंग हो गई, ख़त्म, अब पैसे नहीं है। पण माझे आईने धीर सोडला नहीं, लेकिन उसकी मॉम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आजूबाजूच्या बिरहाड्यातील, आस पड़ोस के घर में काही कामे करून, कुछ हाउस होल्ड वर्क करके, यानी होता ना घर के काम करके तिने पैसे जमवण्यास सुरुवात केली। और मेरी मॉम ने आजू बाजू के घरों में काम करके पैसे जमा करना उसने स्टार्ट कर दिया। उसकी मॉम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसकी मॉम की हिम्मत थी, वो चाहती थी कि वो उसने अपने बच्चे को पढ़ाए। आजू बाजू में घर काम करने लगे, तिने पैसे जमवण्यास सुरुवात केली और उसने पैसा जमा करना शुरू किया अपने बेटे के लिए। 21 रुपीज़ उसको जमा करना था। त्याच वेळी तिच्या परिचयातील और उसी दौरान उसकी पहचान की एक माऊली मदतीला धावली। माऊली माँ को भी कहते हैं, लाइक मदर। एक औरत, एक माऊली मदतीला धावली, मतलब एक औरत मदद के लिए आई, वो मेरे माऊली की तरह, मतलब उसको राइटर ने रिस्पेक्ट दिया है। आणि माझ्या प्रवेश फ़ीची व्यवस्था झाली और मेरे एडमिशन फ़ी की अरेंजमेंट हो गई। व्यवस्था मीन्स अरेंजमेंट। जैसा कहते हैं ना कि एक गॉड बनकर मदद के लिए आया, वैसा वो माऊली मदद के लिए आई। पण तोपर्यंत गिरगावातील, लेकिन उस वक्त गिरगाव के त्यावेळेच्या नामांकित शाळामधले, नामांकित शाळा मतलब जो फेमस जितने भी हाई स्कूल थे, प्रवेश बंद झाले होते, एडमिशन ऑलरेडी क्लोज थे, क्योंकि लेट हो गया था राइटर को। अखेर एट लास्ट यूनियन हाई स्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला और फाइनली मुझे यूनियन हाई स्कूल में एडमिशन मिला। आणि माध्यमिक शिक्षणाचा और सेकंडरी एजुकेशन का पुढील टप्पा सुरू झाला। पुढील टप्पा मतलब सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया। अनेक अडचणींमधून, कई प्रॉब्लम में से मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतो। जितना पॉसिबल होगा उतना मैं पढ़ाई करता था, पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपूरी पड़ायची। लेकिन उस कमरे की जो जगह है वो छोटी थी जहाँ पे वो रहता था। तो अब राइटर को हाई स्कूल में एडमिशन मिल गया। कौन सी हाई स्कूल थी वो? यूनियन हाई स्कूल।
सेकेंडरी एजुकेशन उसका स्टार्ट हुआ। घर छोटा था, अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते, स्टडी के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं था। पूरक वातावरण मतलब परफेक्ट एनवायरनमेंट। मात्र त्याही वातावरणात, लेकिन उसी कंडिशन में मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो। मैं जिद से पढ़ता रहा आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेलं और एग्ज़ाम में उसे सक्सेस मिलता गया। या यूनियन हाई स्कूल मधले शिक्षक और इसी यूनियन हाई स्कूल के टीचर त्यांची सेवाभावी वृत्ति का मतलब होता है हेल्पिंग नेचर। विद्यार्थ्यांना शिकवताना, स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त त्यामध्ये त्याने स्वतःला झोकून दिले। इन सब चीज़ों में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया, मतलब अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया पूरी तरह। आणि निरपेक्ष भावनेने, निरपेक्ष भावना मतलब बोलते ना एकदम बिना फ़र्क करे, सबको एक समझकर, मार्गदर्शन, गाइडेंस, जो उन्होंने हमें गाइड किया सबको एक समझकर, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचा पाया पक्का झाला। मेरे स्कूल का जो बेस है, पाया मतलब बेस, पक्का झाला असं नाही, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया ऐसा नहीं, तर आयुष्याचाच पाया पक्का झाला, तो ज़िंदगी का फाउंडेशन जैसे स्ट्रॉन्ग हो गया। तो उनकी जो गाइडेंस थी वो कह रहा है कि सिर्फ स्कूलिंग फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो ज़िंदगी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाढू लागली। एजुकेशन को लेकर इंटरनल एक अट्रैक्शन बढ़ते गया। आंतरिक ओढ, इंटरनल अट्रैक्शन। स्टूडेंट ध्यान दो, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। आमच्या हाईस्कूलमध्ये दर शनिवारी, हमारे हाईस्कूल में एवरी सैटरडे चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे। चाचणी परीक्षा, जैसा चाचनी परीक्षा को एग्जैक्टली कहते हैं यूनिट टेस्ट, है ना, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं क्लास टेस्ट लिए जाते थे इनके हाई स्कूल में एवरी सैटरडे। आमचं हाईस्कूल गरीब होतं, स्कूल भी गरीब था, त्यामुळं उत्तरपत्रिका मतलब आंसर शीट घरून न्यावी लागायची, घर से लाना होता था। यानी सब स्टूडेंट्स को आंसर शीट अपने घर से लाना था। जैसे हमें अभी स्कूल में मिलती है, बट वो लोग फ़ीस में उससे एडजस्ट करते, फ़ीस ले लेते हमारे से। तो इनकी स्कूल भी गरीब थी, तो आंसर शीट प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, तो सबको कहा जाता था कि आप आंसर शीट घर से लाओ। त्यावेळी तिची किंमत फक्त 3 पैसे असायची। सिर्फ एक आंसर शीट मिलती थी 3 पैसे में। 3 पैसा अभी तो वैल्यू नहीं है कुछ भी इसकी। अभी तो 1 रुपया 2 रुपये की भी वैल्यू हमारे सामने कम हो गई है। बच्चों को भी आप 1-2 रुपया दो तो वापस फेंक के दे देंगे, है ना। जेब से 10 रुपये निकालेंगे, बोले लो 10 रुपये तुम रखो। आपल्याला कदाचित पटणार नहीं, कदाचित मतलब मे बी, पटणार नहीं मतलब आप यकीन नहीं करोगे, पण तेव्हा दर आठवड्याला, हर हफ्ते हे 3 पैसे उभे करताना, ये 3 पैसे जमा करते वक्त माझ्या आईच्या डोळ्यात पानी उभं राहायचं। मतलब मेरी मॉम के आंखों में आंसू आते थे। तो 3 पैसा हर हफ्ते अलग से जमा करना, ये भी मेरी मॉम के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। आज ही आठवलं, आज भी जब मैं याद करता हूँ कि माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो। काटा उभा राहतो मतलब बोलते ना एकदम गूज़बम्स जैसे हाथों में आते हैं, कुछ चीज़ को हम लोग देखते हैं डर जाते हैं। तो वो कहती कि आज भी मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं जब मैं याद करता हूँ कि क्या स्ट्रगल थे वो, क्या मेरी माँ ने स्ट्रगल किया था। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले, उसने मेरे लिए बहुत मेहनत की। प्रचंड कष्ट मतलब बहुत मेहनत, पडेल ते काम केलं, जो काम मिलेगा वो काम उसने किया। काँग्रेस हाऊसजवळ काही काम मिळणार आहे, जब उसे पता चला कि काँग्रेस हाउस के पास कुछ काम मिलने वाला है असं समजल्यावर ती तिकडं गेली। वो उस ऑफिस में गई, रांगेत उभी राहिली, लाइन में खड़ी हुई। रांगेत मतलब लाइन में, तशीच ताटकळत, भूकी प्यासी। पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं, लेकिन जब उसका नंबर आया तो उसे बोला गया कि फक्त 3rd स्टँडर्ड
किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षित काम लिया जाए, उससे ज़्यादा पढ़े लिखों को ही काम मिलेगा। मतलब इतनी देर लाइन में खड़े रहना बेकार हो गया। भूखी पासी खड़ी थी, उसको लग रहा था कि कांग्रेस हाउस में कुछ जॉब मिल जाएगा, लेकिन जब उसका नंबर आया तो उसे पता चला थर्ड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड से ज़्यादा पढ़े हुए लोगों को ही जॉब है, और उसकी मॉम तो लेस एजुकेटेड थी। हे एकूण अर्थात ती नाराज झाली। ऑब्व्हियसली वो नाराज़ हो गई, घराकडं मागं फिरली, घर पे आ गई। त्याच वेळी तिने ठरवलं, अब उसने और स्ट्रॉन्गली डिसाइड कर लिया, ठरवलं मतलब डिसाइड कर लिया कि मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन, मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊँगी। कारण शिक्षणाशिवाय या जगत मान नहीं, क्योंकि एजुकेशन के अलावा ज़िंदगी में कोई भी इज्जत नहीं है ना। देयर इज़ नो रिस्पेक्ट विदाउट एजुकेशन। मान मतलब रिस्पेक्ट। और एक बात, ये फैक्ट है स्टूडेंट्स, एजुकेशन है तो रिस्पेक्ट है, एजुकेशन नहीं तो रिस्पेक्ट नहीं। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। आप कहीं पर भी जाओ, पढ़े लिखे लोगों को रिस्पेक्ट है, अनएजुकेटेड लोगों को रिस्पेक्ट नहीं है। इसलिए आज हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे बच्चे पढ़े, तो हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर देखते हैं वो बीता हुआ वक्त। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, लेस एजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, लेकिन उन्होंने वो क्या चाहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए हमारे बच्चे कर पाए। तो उनकी मेहनत है ये। तो स्टूडेंट्स, उनकी मेहनत को रंग लाना है हमें, अच्छा पढ़ना है, अच्छा परसेंटेज लाना है हमें, ठीक है। तिनं प्रत्यक्षात केलंही तसं। प्रत्यक्षात मतलब इन रियल लाइफ, उसने रियल लाइफ में किया भी वही। माझ्यासाठी तिनं घेतलेले कष्ट, मेरे लिए उसने की हुई मेहनत, मी कोणत्या शब्दातून सांगूं, हाउ डू आई एक्सप्लेन, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उसकी मेहनत को। कोरे, ब्लैंक, पार्ट कोरे, रिमेनिंग जो ब्लैंक पेजेस होते हैं, पीछे जो बुक के नोटबुक के पीछे जो होते हैं ना पार्ट कोरे, बचे हुए पेज, लिहून उरलेले कागद, लिखे हुए बचे हुए पेजेस, ती एकत्र जमवायची, वो सबको जमा करती थी आणि त्याच्या वह्या करून द्यायची, और उसकी नोटबुक बनाकर वो मुझे देती थी। सोचो, बचे हुए पेजेस, हम तो लॉन्ग बुक के थोड़ी पेजेस लिखते थे, बाकी हमको याद भी नहीं रहता कि कहाँ पड़ी हुई है लॉन्ग बुक। फिर मम्मी को बोलो, डैडी को लो लॉन्ग बुक चाहिए, डैडी ला रहे, मम्मी ला रहे। आज लॉन्ग बुक की कीमत देखो आप बाहर, मिनिमम 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ 100 पेजेस। तो कितना महंगा हो गया सब कुछ। तो इसकी मॉम उन बचे हुए पेजेस की एक नोटबुक बनाती थी। हमने भी किया ये अपने टाइम में, हम बचे हुए पेजेस की नोटबुक बनाते थे और वो रफ बुक रखते थे, और मैथ्स की प्रैक्टिस, मराठी की प्रैक्टिस में उसमें क्या करता था। ये सब चीज़ें खुद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए वो अलग बात है कि आप में वो चीज़ को लेके कितनी फ़िक्र है, उस पर डिपेंड होता है। अखंड पेंसिल, अख्खी पेंसिल, पूरी पेंसिल मला मिलना अवघड होतं। देखो, उसको अख्खी पेंसिल मिलना भी मुश्किल था। हम तो आजकल तो सब पेन पेंसिल सब फेंक के मारते अपने दोस्तों को। बहुत है ना माँ बाप के पास पैसा, क्या करेंगे। त्यामुळं जेमतेम हातात धरता येईल जितना, जेमतेम मतलब कैसे कैसे करके हाथ में पकड़ने आएगा, अशा पेंसिल ने लिहावं लगे। ऐसी पेंसिल से लिखता था कि मैं जब तक उसे होल्ड कर पाऊँ, होल्ड करना ऐसा लिखते थे, गिर जाती थी, छूट जाती थी। सोचो, इतना स्ट्रगल राइटर ने भी किया है। याच हाईस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले, और इसी हाईस्कूल में उसको भावे सर मिले। ते आम्हाला भौतिकशास्त्र शिकवत, भौतिकशास्त्र मतलब फिज़िक्स, वो हमें फ़िज़िक्स पढ़ाते थे। पहले कैसे होता था ना, हम लोग के टाइम में भी 9th और 10th में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 3 अलग अलग बुक होती थी। अभी तो साइंस 1 और 2 है। पहले फ़िज़िक्स की नोट टेक्स्ट बुक अलग, बायोलॉजी की अलग और केमिस्ट्री की अलग। अच्छा था, ये पैटर्न बहुत अच्छा था। तो इंटरेस्ट बनता था पहले से कि मैं किस में ज़्यादा अच्छा हूँ। तो ये जो सर थे वो फिज़िक्स पढ़ाते थे। विज्ञानातील हा विषय शिकवताना, सायन्स का ये सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नहीं, उन्होंने सिर्फ साइंस नहीं पढ़ाया, तर त्या विषयाची गोडी लावली। उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट पैदा किया। गोडी लावणे मतलब इंटरेस्ट पैदा करना।
और सही बात है, फिज़िक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है साइंस में, तो फिज़िक्स हर किसी का फेवरेट नहीं होता। तो बच्चों का उन्होंने फेवरेट करवाया, ऐसा उन्होंने पढ़ाया बच्चों को। ऐसे ही होता है ना, जैसे अभी मराठी, आप में से मुझे नहीं लगता अगर 150 बच्चे हमारे पास हो, 150 में से मेरे ख्याल से 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनको मराठी सब्जेक्ट उनका फेवरेट होगा। जैसा मेरा था करके आज मैं पढ़ा रहा हूँ मराठी। पता नहीं, मेरे को बहुत पसंद था मराठी। आप बोलोगे अरे क्या सर आपको मराठी पसंद है, ये भी कोई सब्जेक्ट है। हमें टफ़ लगता है करके, पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। हमारा टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। आई होप मेरा पढ़ा हुआ भी आपको अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, है ना, कि आपको समझे। तो पढ़ाने का एक तरीका होता है जिससे वो इंटरेस्ट पैदा होता आहे। आणि त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं। तत्वज्ञान, जीवनाचं मतलब ज़िंदगी का फार मोठं तत्वज्ञान, एक बहुत बड़ी सीख उन्होंने दी। तत्वज्ञान देने, एक बहुत बड़ी नसीहत देना, बहुत बड़ा एक फॉर्मूला देना, एक बहुत बड़ी चीज़ हमें समझाना। क्या था देखो वो, जिससे वो साइंस से ज़िंदगी में कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लिया। एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला। एक दिन उन्होंने स्कूल में एक प्रैक्टिकल करके दिखाया, प्रयोग, साइंस प्रैक्टिकल। भिंगाच्या साहाय्यानं, भिंग पता है ना आपको, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ, सर के हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास है। सूर्य किरणाची शक्ति, सूर्य किरण जो सनरेज है, शक्ति, उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, कागदावर एकत्र केल्यास, अगर हम एक कागज़ पर उसे कॉन्सेंट्रेट करें, कागज़ जलतो, वो कागज़ जल जाता है। ये आपको भी पता है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास लो, धूप सूरज की नीचे आप गर्मी में खड़े रहकर वो कागज़ पे रखो, जल जाएगा वो। हे त्यांनी दाखवलं, वो उन्होंने प्रैक्टिकली बताया। आणि माझ्याकडे बघून म्हणाले और मुझको देखकर बोले, माशेलकर तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा। माशेलकर तुम भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को कॉन्सेंट्रेट करो, काहीही जाळता येईल, कुछ भी जला सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी जला लो, है ना, घर जला लो, स्कूल जला लो, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि तुम अपनी नॉलेज को कॉन्सेंट्रेट करो तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर पाओगे, कुछ भी, एनीथिंग। क्योंकि उनको लगता था कि माशेलकर के पास बहुत मतलब नॉलेज है, अच्छा उनका टैलेंट है, लेकिन वो डिस्टर्ब रहते, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। उन्होंने नसीहत दी, ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी नसीहत साइंस के ज़रिए समझाई। एकीकडे मला, एक तरफ मुझे एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला। एकाग्रता कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, मंत्र मतलब मुझे एक नसीहत मिली। आणि दुसरीकडे विज्ञान समजलं, दूसरी तरफ मुझे साइंस भी समझ में आया। तो उन्होंने साइंस के ज़रिए मुझे बहुत बड़ी नसीहत दी। आयुष्याचं फार मोठं तत्वज्ञान, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी नसीहत मला भावे सरांच्या या शिकवणीतून गवसलं मतलब अचीव किया मैंने, सीख लिया मैंने। भावे सर की वजह से ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई मैंने सीखा, एक बहुत बड़ी रियलिटी मैंने सीखा। त्यांना मी कसा विसरू, मैं भावे सर को कैसे भूलूं। भावे सरांप्रमाणे, भावे सर की तरह माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात, पुढील शैक्षणिक जीवन मतलब फर्दर एज्युकेशनल लाइफ, जोशी सर, शिर्के सर, श्री मालेगाववाला या सर्वांनी माझ्या व्यक्तिमत्व मतलब पर्सनैलिटी, इन सब टीचर्स ने मेरी पर्सनैलिटी के जडणघडणीसाठी मतलब मेरी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए, बिल्ड करना, उत्तम मार्गदर्शन केलं, मुझे एक अच्छा गाइडेंस किया। उत्तम मतलब बेस्ट, मार्गदर्शन, गाइड किया, संस्कार केले, मैनर्स दिया। आयुष्याच्या उभारणीसाठी, ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए मला या शाळेने, मुझे इसी स्कूल ने, या शिक्षकांनी, इन्हीं टीचर्स ने भरपूर शिदोरी दिली, बहुत सपोर्ट दिया। शिदोरी का एक्चुअली मतलब होता है जैसे कि गांव में जो बच्चा अपना टिफ़िन लाते हैं ना, कपड़े में बांध कर, गाँव में तो ऐसे होता है, हमारे पास टिफ़िन है, लेकिन गांव खेड़े में फार्मर्स ज़्यादातर
कपड़े में देखो, उनके घर वाले कपड़े में खाना बांध कर लेकर आते हैं, तो उसको कहते हैं शिदोरी। तो इन टीचर्स ने मुझे बहुत शिदोरी दी, मतलब अब यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया, बहुत मदद की। संघर्षासाठी, स्ट्रगल केलीये, आत्मविश्वास मिळवून दिला, सेल्फ कॉन्फिडन्स दिलाया। आत्मविश्वास मीन्स सेल्फ कॉन्फिडन्स। जगण्याचे भान दिले, ज़िंदगी जीने का एहसास करवाया। आजही फिरून, आज भी बार बार ते शाळेचे दिवस आठवताना, वो स्कूल के दिन याद करते वक्त एकीकडे प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करण्याचे, एकीकडे मतलब एक तरफ, प्रचंड दारिद्र्य, बहुत गरीबी का सामना करताना, फेस करते वक्त क्षण न क्षण आठवतात, एक एक पल मुझे याद आते हैं। आणि त्याच वेळी माझी आई और उसी वक्त मेरी माँ, माझे शिक्षक, मेरी स्कूल, माझी शाळा, माझे शिक्षक, माय टीचर्स, माझी शाळा, माय स्कूल, हे माझे संस्कार केंद्र, और ये मेरा संस्कार केंद्र, केंद्र मतलब हम कहते हैं ना सेंटर, एक हब, एक पर्टिकुलर जगह जहाँ से उसने सब कुछ सीखा। संस्कार मतलब मैनर्स। डोळ्यांसमोर उभे राहते, आंखों के सामने मुझे सब चीज़ें याद आती है, मेरे टीचर्स, मेरी स्कूल और सबसे बड़ी मेरी माँ। मैं पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो और मैं दिल में ऐसा लगता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर उनकी स्ट्रगल, उनकी लाइफ को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है। तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि कृति सॉल्व कर लिया करो, टेक्सचुअल नोटबुक में करो। आपको वर्कबुक और डाइजेस्ट मिली है, पेंसिल का यूज़ करके वर्कबुक सॉल्व करो। पहला जो क्वेश्चन है, खालील तक्त्यात माहिती भरा, कि टेबल को कंप्लीट करना है। लेखकाची प्राथमिक शाळा, लेखक की प्राइमरी स्कूल का नाम, लेखकाला घडवणारे शिक्षक, कौन कौन से टीचर्स का उसने नाम लिया है, लेखकाचे जन्म गाँव, उसका नेटिव जो विलेज है जहाँ पे वो पैदा हुआ, ऋण न व्यक्त करणारे व्यक्ति, ऐसे कौन से दो लोग हैं जिनका वो कर्जा नहीं चुका सकता, मुंबईतील घराचे नाव, मुंबई में कौन से एरिया में, कौन से घर में वो रहता था। ईजी है सब आंसर्स, आप ढूंढ सकते हो। आकृती पूर्ण करा में युनियन हाईस्कूलमधील शिक्षकांचे वैशिष्ट्य, यूनियन हाईस्कूल के टीचर्स की क्वालिटी क्या थी। वो था ना, भले स्कूल गरीब थे लेकिन दिल से अमीर थे, बच्चों की मदद करते थे। वो 3 स्टेटमेंट आपको ढूंढ के लिखने हैं। लेखकाच्या आईचे व्यक्तिमत्व विशेष, राइटर के मॉम की जो व्यक्तिमत्व विशेष क्या है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में है ना, आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद में कारणे लिहा में लेखकाला शिक्षणाबद्दल आंतरिक ओढ निर्माण झाली, उनकी इंटरनल जो अट्रैक्शन है और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि देखो उनके टीचर ने उनको इतने अच्छे से गाइड किया था, है ना, उसका इंटरेस्ट बढ़ते गया पढ़ाई में। सब आंसर है टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट, सब आंसर्स ढूंढो अच्छे से। लेखकाच्या आईला कांग्रेस हाउसमध्ये काम मिळाले नाही, राइटर की मॉम को कांग्रेस हाउस में जॉब नहीं मिला। रीज़न आपको पता है, लेस एजुकेटेड थी, वहाँ पे 3rd या 3rd से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ही काम दिया जा रहा था। लेखकाला गिरगावातील नामांकित शाळेमध्ये प्रवेश मिळाला नहीं, राइटर को गिरगांव के नाम फेमस स्कूल में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन्स फुल हो गए थे, है ना। बाद में आगे विभक्ति है, ये सब ग्रामर पार्ट है, ये हम लोग बाद में ग्रामर तो करना ही हमें। उसके बाद स्वमत जो है, पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन, भावे सरांचे शब्द, भावे सर के जो वर्ड्स है, हीच खरी माशेलकरांची ऊर्जा, यही माशेलकर के लिए एक ऊर्जा थी। या विधानाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ, ये स्टेटमेंट में आपको क्या समझ में आता है। ऊर्जा शक्तीचा जागर, जैसा कि हमारे लिए वो मोटिवेशनल है माशेलकर, उसी तरह माशेलकर सर के लिए भावे सर बहुत मोटिवेशनल थे। तो उनके लिए ऊर्जा शक्तीचा जागर करणारे कौन? भावे सर। हमारे लिए ऊर्जा शक्तीचा जागर करणारे कौन? माशेलकर, है ना। तो आपको इस विधान को एक्सप्लेन करना है। शालेय विद्यार्थ्याच्या भूमिकेतील, स्कूल स्टूडेंट्स के रोल में डॉक्टर माशेलकर यांचे तुम्हाला जाणवलेले गुणविशेष, सोदाहरण मतलब विथ एग्जाम्पल आप बताओ कि आप उनसे कैसे इंस्पायर होते हो। जब वो स्कूल एज में थे तो तुम्हें उनकी क्या क्वालिटी दिखाई दी जब वो स्कूल एज में थे। एग्जाम्पल देते जाओ कि ये इंसिडेंट है,
ये क्वालिटी आपको समझ में आ रही है, ये इंसिडेंट है, ये क्वालिटी समझ में आ रही है। कब? जब वो स्कूल जाते थे, ठीक है। थर्ड है डॉक्टर माशेकर यांची मातृभक्ती या प्रसंगातून ठळकपणे जाणवते। उनका माँ के ऊपर जो प्यार है, मातृभक्ति, माँ से जो प्यार है, ये प्रसंग पाठाधार है। ये एक आप चैप्टर के जरिए इंसिडेंट को डिफाइन करो लेकर। और लास्ट, माझ्या जीवनातील शिक्षकांचे स्थान, मेरी ज़िंदगी में टीचर्स की क्या वैल्यू है, इस पे तुम्हारा विचार, जो कि आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट है ना। कोशिश करो स्टूडेंट्स। माझ्या जीवनातील शिक्षकाचे स्थान, अगर लिखते बैठूँ तो मेरी ज़िंदगी में टीचर्स की क्या वैल्यू है, तो मैं तो जितना लिखूँ मेरे लिए कम है, ठीक है। तो आप लिखिएगा, ये प्रैक्टिस कीजिएगा। और मॉम को जैसा माशेलकर, मॉम का बहुत सपोर्ट था उन्हें, हमें भी अपनी मॉम का बहुत सपोर्ट है। हमारी बहुत सारी गलतियाँ हमारी माँ छुपा देती हैं, है ना। तो रिस्पेक्ट करो अपनी मॉम की, और उनको उल्टा मत बोलो कभी पलट कर, है ना। और एक काम और दे रहा हूँ मैं आपको, आज आप अपनी मॉम को है ना प्यार से गले लगाओ, है ना। ज़रूर करना ही है, प्यार से अपनी मॉम को गले लगाना। ये चैप्टर जब जैसा ख़त्म हो जाएगा सुनकर, अब अपनी मॉम के पास जाना, उनको गले लगाना, और उनको गले लगा कर थैंक्स बोलना। और आप देखो आपको कितनी खुशी मिलेगी, अपनी मॉम को कितनी खुशी मिलेगी। आप ये काम ज़रूर करोगे स्टूडेंट्स, ओके। और मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट अपने मॉम को प्यार से अपने गले लगाए। अपने अगर मॉम अगर वहाँ पे नहीं है फ़िलहाल, तो अपने डैडी को अपने गले लगाओ, उनको थैंक्स बोलो। अपने मॉम डैडी दोनों को गले लगा के थैंक्स बोलो, क्योंकि दोनों का काम हमारे लिए एक ऐसा वैल्यू रखता है ना, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय। अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, ओके। अल्लाह हाफिज़, बाय।